हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम तर्क के बारे में पढ़ेंगे। तर्क यानी कि लॉजिक। सामाजिक विज्ञान में तर्क के संबंध में इससे पहले की कक्षाओं में मैंने थोड़ा बहुत छुआ है। आप जानते हैं कि विज्ञान इस अनुमान पर आधारित है कि जो अवलोकन करता होता है या जो शोध करता होता है उसके पूर्वाग्रह या मूल्यों को नियंत्रित किया जा सकेगा। यानी कि अगर अनुसंधानकर्ता वैज्ञानिक विधि का प्रयोग कर रहा है तो वो संतोषजनक मात्रा में निष्पक्ष रूप से कार्य कर पाएगा, संतोषजनक मात्रा में वस्तुनिष्ठता प्राप्त की जा सकेगी और इसी पर वैज्ञानिक पद्धति आधारित है और विज्ञान में वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित विवेचना भी की जा सकती है। तर्क जो है, तर्क है सिद्धांतों, पद्धतियों, सही विवेचन के आधारों या सही और गलत में अंतर करने से संबंधित है। तर्क या लॉजिक प्रमाण और निष्कर्ष के मध्य संबंध पर आधारित है। यह भी कहा जा सकता है कि तर्क किसी निष्कर्ष की पुष्टि के लिए, उसके प्रमाण की वैधता के मूल्यांकन के लिए माना जा सकता है, संबंधित माना जा सकता है। लोगों का ऐसा मानना है कि कुछ तरीके, विवेचना के तरीके कुछ मानने के योग्य होते हैं जबकि नहीं होते हैं। तो तर्क का उद्देश्य यह स्थापित करना है, यह समझाना है कि प्रमाण निष्कर्ष को न्यायसंगत ठहराते हैं या नहीं। तो तर्क विवेचना के माध्यम से हमारे विचारों को परिष्कृत करता है। तर्क का क्या उद्देश्य हुआ कि वो विवेचना का मूल्यांकन करता है, अर्थात ये पता लगाता है कि ये बात सही है या गलत, ये कथन सत्य है या असत्य। क्योंकि विज्ञान का उद्देश्य तो जो भी जगत है, अनुभविक जगत है, उसके बारे में जो ज्ञान है उसको प्रस्थापित करना है। वैज्ञानिक अपने विवेचन की वैधता का मूल्यांकन करने के साथ ही यथार्थ के संबंध में अपने निष्कर्षों को न्याय संगत ठहराने वाले कथनों की वास्तविकता के साथ साथ पता लगाते हैं। इसे एक उदाहरण से समझें। माना कि x और y दिए हुए हैं और उसके आधार पे हम तार्किक ढंग से z यानी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, लेकिन निष्कर्ष हमें यह नहीं बताता कि x और y सही थे या नहीं। तो केवल वैज्ञानिक अवलोकन के आधार पर हम x और y की सत्यता की जांच कर सकते हैं और निष्कर्ष की प्रामाणिकता के लिए x और y का सही होना जरूरी है, तो हमें तार्किकता के आधार पर परिणाम भी जुटाने होंगे। तो ये कहा जा सकता है कि तर्क तथ्य और विवेक से जुड़ा हुआ है। किसी भी बात को बुद्धिमत्तापूर्वक या बुद्धि का, विवेक का प्रयोग करते हुए प्रमाणित या अप्रमाणित किया जा सकता है। तो इसके लिए तर्क देना आवश्यक होता है, साथ ही आवश्यकता अनुसार तथ्य भी दिए जाते हैं। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत सबसे पहले तथ्यों के संकलन के लिए ऐसे विधियों को या ऐसे उपकरणों के चुनाव पर जोर दिया जाता है जो तर्कसंगत हों, तार्किकता पर आधारित हों, और इस पद्धति के आधार पर तथ्यों का विश्लेषण भी किया जाता है। तो वैज्ञानिक पद्धति में हालांकि अनुभव सिद्ध प्रमाणों और तथ्यों पर जोर दिया जाता है, उसे भी स्वीकार कर लिया जाता है, या ये कहें कि वैज्ञानिक पद्धति का आधार ही तर्क है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि समाजशास्त्र में जो तर्क का जो अर्थ है वह वैज्ञानिक पद्धति से है, और इसके लिए बॉटोमोर ने या ऑगस्ट कॉम्ट ने भी समाजशास्त्र को जब एक विषय के रूप में प्रारंभ किया था और उसके बाद प्राकृतिक विज्ञान के समान वस्तुनिष्ठता प्रदान करने के लिए उन्होंने जोर दिया था, तो उन्होंने ये भी कहा था कि तर्क के आधार पर ही हम
समाज शास्त्र का अध्ययन करें तो ज्यादा उपयुक्त होगा। और कॉम्ट ने जो प्रत्यक्षवादी अवधारणा दी, प्रत्यक्षवाद जो कि हम एक बार पढ़ चुके हैं, उसी परंपरा को स्पेंसर ने भी आगे बढ़ाया, दुर्खीम ने भी आगे बढ़ाया। मार्क्स हो या वेबर हो, पार्सन्स हो या मर्टन हो या कोहन हो, इन सभी लोगों ने वस्तुनिष्ठता के लिए तर्क को महत्वपूर्ण माना और यह भी माना कि वस्तुनिष्ठता का अर्थ ही तथ्यों को पक्षपात या किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर देखना नहीं, बल्कि प्रमाण और तर्क के आधार पर बिना किसी झुकाव के देखना माना जाता है। तो इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र में घटना के घटने के जो जितने भी कारक होते हैं उनमें परस्पर तर्कपूर्ण कार्य कारण संबंध होता है। इसके पश्चात तर्कशास्त्र की विधियां। तर्कशास्त्र की विधियों से हम क्या समझते हैं? कुछ प्रकार की तर्कशास्त्र की जो अंतिम विश्लेषण होता है, अंतिम चरण होता है, वो सामान्यीकरण का होता है। तो समाजशास्त्रीय अन्वेषण में सामान्यीकरण के लिए या हाइपोथेसिस की जांच करने के लिए J.S. मिल ने कुछ विधियों का उल्लेख किया है, जिसमें पहली विधि है सहमति की विधि। तर्कशास्त्र की सहमति की विधि बोलती है कि जब दो घटनाओं का परिणाम एक जैसा हो जाता है, कोई भी अनुसंधान किया जाता है, अन्वेषण किया जाता है, और जब दो घटनाओं का परिणाम एक हो जाता है, उनमें मात्र एक कारक कारण के रूप में विद्यमान होता है, तो इस विधि को समानता की विधि या सहमति की विधि माना जाता है। इसके बाद होती है अंतर की विधि। ये विधि तर्कशास्त्र की पहली विधि सहमति के सकारात्मक और नकारात्मक नियमों को मिलाकर बनाई है। इसमें मिल कहते हैं कि अंतर विधि में घटना के सभी कारकों को रखकर एक कारक में परिवर्तन किया जाता है। एक बार कारक को प्रयोग में रखा जाता है, दूसरी बार कारक को नहीं रखा जाता है। तो इस तरह निश्चित कारक को रखने पर जब कोई निश्चित परिणाम प्राप्त होता है और उसको नहीं रखने पर परिणाम प्राप्त नहीं होता है, तो दोनों कारकों की उपस्थिति और अनुपस्थिति यानी कि परिणाम के घटने और नहीं घटने में एक संबंध स्थापित किया जाता है। इसको हम अंतर की विधि के नाम से पहचानते हैं। फिर है संयुक्त विधि। संयुक्त विधि का तात्पर्य है दो जो विधियां हमने पढ़ी इससे पहले, सहमति विधि और अंतर विधि, इनका सम्मिलित रूप। तो संयुक्त विधि में जब परीक्षण किया जाता है तो प्रथम चरण में सहमति विधि का प्रयोग करते हैं, दूसरे चरण में अंतर की विधि का प्रयोग किया जाता है, और फिर जो परिणाम प्राप्त होते हैं उसको हम मानते हैं कि संयुक्त विधि के आधार पर ये परिणाम प्राप्त हुए हैं। उसके बाद अवशेष विधि। मिल ने तो बताई है, इसके अलावा सर जॉन हर्शल एक समाजशास्त्री हुए हैं, उन्होंने सबसे पहले इस अवशेष विधि का प्रयोग किया था। इस तर्क विधि के अनुसार जब कोई घटना किन्हीं विशेष परिस्थितियों में घटती है और पहले के उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह परिणाम सामने आता है कि घटना के किसी एक कारक का उन परिस्थितियों में से कुछ के साथ कार्य कारण संबंध है, तो ऐसा मान लिया जाता है कि बाकी घटना का भी शेष परिस्थितियों के साथ वही कार्य कारण संबंध है। तो अवशेष विधि में घटना और कारणों का पूर्व ज्ञान होना जरूरी होता है। पूर्व ज्ञान के आधार पर अनुसंधान करने वाला यह निश्चित कर पाता है कि किन्हीं दी हुई परिस्थितियों में किसी घटना को विशेष प्रकार से घटना चाहिए। अगर वो घटना विशेष प्रकार से घटती है तो ठीक है, अगर वो घटना भिन्न प्रकार से घटती है तो अनुसंधानकर्ता तुरंत विचार करता है कि यह अंतर किसी विशेष परिस्थिति के प्रभाव से हुआ है, और वो विशेष परिस्थिति क्या है उसके ऊपर उसको अध्ययन करना पड़ता है। अंतिम जो तर्कशास्त्र की विधि है वह है संख्यात्मक मापन के आधार पर सहविचरण विधि, जिसको हम सहविचरण विधि कह सकते हैं, क्योंकि इस विधि में घटना के प्रभाव में वृद्धि और कमी को मापा जाता है। यानी कि
किसी घटना में किसी विशेष कारक की उपस्थिति या अनुपस्थिति का अध्ययन नहीं किया जाता। जब किसी एक घटना में प्रभाव बढ़ता है या घटता है तो उसके साथ दूसरी घटना में प्रभाव घटता है या नहीं घटता है या बढ़ता है तो दोनों घटनाओं में कार्य कारण संबंध स्पष्ट हो जाता है। उदाहरण लेते हैं, जैसे नगरों में जनसंख्या का घनत्व बढ़ता है और नगरों में जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाने के कारण आवास की समस्या में वृद्धि होती है। ऐसे ही वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है तो मांग घट जाती है। तो इस तरह से जनसंख्या के घनत्व और आवास की समस्या और मूल्यों में वृद्धि और वस्तु की मांग की स्थिति, ये परस्पर कार्य कारण संबंध है और ये जो कार्यकारी संबंध है ये तार्किक है। तो इस तरह से स्पष्ट हो जाता है कि जो एक चर है उससे दूसरा चर प्रभावित हो रहा है, यानी कि वेरिएशन लगातार है। सह विचरण इसको कहते हैं। इस विचरण की वजह से और उनमें कार्य कारण संबंध की उपस्थिति सिद्ध हो जाती है। तो ये तर्कशास्त्र की एक और विधि थी। तो इस प्रकार तर्कशास्त्र की 5 विधियों के बारे में हमने पढ़ा। सहमति की विधि, अंतर की विधि, संयुक्त विधि जिसमें सहमति की विधि और अंतर की विधि भी है, फिर अवशेष विधि और सहविचरण विधि। तो बच्चों, तर्कशास्त्र की विधियों के बारे में आप एक बार और पढ़ लें, समझ लें, नोट्स बना लें और उसके बाद अगर आपको कोई कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। अब हम अगली क्लास में तर्क की उपयोगिता के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।